समय पहले की बात है। मंगलपुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव में अनिरुद्ध नाम का एक मेहनती लड़का रहा करता था। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। परिवार में बड़े भाई हलधर और भाभी कामिनी थे। अनिरुद्ध का भाई हलधर उसका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन भाभी कामिनी को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुम दिन रात अपने भाई का ही ध्यान रखते हो। अरे हमारा भी कुछ भविष्य है या नहीं? अब वो बड़ा हो गया है, उससे कहो अपना अलग घर बनाए। अब मैं उसे घर में नहीं देख सकती। अरे कामनी, तुम कैसी बातें करते हो? वो मेरा छोटा भाई है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ है। मैं उसे कैसे घर से अलग कर दूं? अब हम ही उसका परिवार है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। दरअसल कामिनी चाहती थी कि अनिरुद्ध अपना अलग घर बना ले और उनका घर छोड़ दे, लेकिन हलधर कभी अनिरुद्ध को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। एक दिन अनिरुद्ध खेतों से काम करके थका हारा घर आया। घर काफी गंदा दिखाई दे रहा था और आसपास सामान बिखरे हुए पड़े थे। भाभी, ओ भाभी, अरे थोड़ा सा पानी तो दे दो। और ये घर का हाल क्या बना रखा है आपने? तुम पूरा दिन घर में रहती हो, लेकिन घर की सफाई भी नहीं करती हो। सुनो देवर जी, 2 समय का भोजन बनाकर दे देती हूँ, उतना काफी है। मैं भी देखती हूँ तुम कौन सी रानी फूलमती ब्याह कर लाते हो जो तुम्हारा घर सवार कर रखेगी। अनिरुद्ध ने अभी पानी पीना शुरू किया था, लेकिन उसने बिना पानी पिए ही गिलास वहाँ पर रख दिया। उसे अपने भाभी की बात बहुत बुरी लगी। वह चुपचाप खड़ा हो गया। ठीक है भाभी, अगर तुमने कह ही दिया तो अब मैं जा रहा हूँ और रानी फूलमती को ब्याह कर ही लाऊंगा। देख लेना, अब वही मेरा घर संवारेगी। भाभी को रानी फूलमती से विवाह करने की बात कहकर अनिरुद्ध घर छोड़कर चला गया। अनिरुद्ध के भाई को ये बात पता लगी, तब वो बहुत नाराज हुआ। अरे तुमने ऐसा क्या कह दिया कामनी? अनिरुद्ध घर छोड़कर चला गया। क्या तुम अपनी वाणी पर संयम नहीं रख सकती? तुमने कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, तभी वो गया है। मैंने क्या किया है? आपका छोटा भाई रानी फूलमती को ब्याहने गया है। कुछ दिन में मुंह लटकाकर घर वापस आ जाएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। बड़े आए रानी फूलमती को ब्याहने वाले। दरअसल रानी फूलमती बहुत ज्यादा सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन विशेष बात यह थी कि कोई भी रानी फूलमती से विवाह करने जाता था तो वो लौट कर नहीं आता था। पहले भी कई राजा और राजकुमार रानी फूलमती से विवाह करने के लिए गए, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। हाँ, भाभी से शर्त लगा ली है कि अब रानी फूलमती को ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि रानी फूलमती कहाँ रहती है। मैंने तो बस नाम सुना है, और वो तो और लोग कहते हैं कि जो रानी फूलमती से विवाह करने जाता है वो गायब हो जाता है। इसी प्रकार सोच विचार करते हुए अनिरुद्ध कुछ समय तक इधर उधर भटकता है। तभी वह देखता है कि एक बाज आसमान में उड़ रहा है। उसने चिड़ियों को अपने मुंह में दबा रखा है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी अनिरुद्ध ऊपर आसमान में देखता है कि बाज चिड़िया को अपने मुंह में दबाकर घूम रहा है। वह जमीन पर पड़ा हुआ एक डंडा उठाता है और बाज की ओर चला देता है। बाज को चोट लगते ही चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। आज तुमने मेरी जान बचाई है, नहीं तो ये दुष्ट बाज मेरा भोजन कर लेता। मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम्हें कभी मेरी मदद की आवश्यकता हो तब तुम मुझे आवाज लगा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अरे चिड़िया रानी, अब तुम खुशी खुशी अपने बच्चों के पास जाओ और उनकी देखभाल करो। अगर मदद की आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हें अवश्य याद करूंगा। हाँ। अनिरुद्ध आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ती है।
साधु अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाए हुए होते हैं, लेकिन तभी अनिरुद्ध देखता है कि एक लोमड़ी चुपचाप साधु की ओर बढ़ रही है। अनिरुद्ध ने लोमड़ी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर चलाया। लोमड़ी ने गुस्से से अनिरुद्ध की ओर देखा और उसकी ओर हमला करने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन तभी साधु की आंखें खुल गई और उन्होंने अपनी शक्ति से लोमड़ी को घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से भाग गई। ये जंगल बहुत मायावी और खूंखार जानवरों से भरा पड़ा हुआ है। तुम्हें इस प्रकार जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए पुत्र। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। क्षमा कीजिए साधु महात्मा, जब मैंने देखा कि वो लोमड़ी आपकी ओर आगे बढ़ रही है तो मैं स्वयं को रोक नहीं सका और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। साधु महाराज। बेटा तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। यदि कोई समस्या है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी समस्या का हल अभी निकाल देता हूँ। साधु महात्मा, मेरे घर से निकलने का उद्देश्य है रानी फूलमती के प्रश्नों का उत्तर देना और उनसे विवाह करना। मैं जानता हूँ कि बहुत से राजा और राजकुमार रानी के प्रश्नों के उत्तर ना दे सके, इस कारण वो कैद में हैं। बेटा तुमने जो बहादुरी दिखाई है, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम रानी फूलमती के सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। मैं तुम्हें वो उपाय बताता हूँ जिससे तुम उनसे आसानी से मिल सकते हो। साधु अनिरुद्ध को रानी फूलमती से मिलने के लिए सारे रास्ते बताते हैं। जाओ बेटा, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता अवश्य मिलेगी। जंगल में पूर्व दिशा की ओर बढ़ो, आगे का रास्ता तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। साधु की बात मानते हुए अनिरुद्ध जंगल में पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि एक पेड़ पर सुंदर तोता बैठा हुआ है। अनिरुद्ध तोते को अपनी बात सुनने के लिए जोर से कहता है, न जाने रानी फूलमती का महल कहाँ पर है। मुझे हर हाल में उनसे मिलना ही होगा। कोई मिल जाता तो मेरी सहायता करता। काश कोई इस दुनिया में होता जिसे रानी फूलमती का पता होता। अच्छा, इसे भी रानी फूलमती से मिलना है। अभी इसे मजा चखाता हूँ। सुनो राघे, अभी अभी मैंने सुना कि तुमने रानी फूलमती का नाम लिया। इसका क्या रहस्य है? मैंने अपने भाभी से शर्त लगाई है कि अगर मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ रानी फूलमती से विवाह करूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका महल कहाँ पर है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम यहाँ से लौट जाओ राहगीर। आज तक जो कोई भी रानी फूलमती के खोज में आया है वो लौटकर वापस नहीं गया है, इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। इसका मतलब तुम जानती हो रानी फूलमती का महल कहाँ पर है? मेरी मदद करो, मुझे हर हाल में उनसे मिलना है। तुम जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम रानी फूलमती से मिलना ही चाहते हो तो तुम्हें कुछ प्रश्न के उत्तर देने होंगे। अगर तुम्हारे उत्तर से मुझे संतुष्टि मिली तो मैं तुम्हें आगे जाने का रास्ता बताऊंगा, नहीं तो तुम्हें गायब कर दिया जाएगा। हाँ हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बहुत सोच समझ कर बताना। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते में सोने चांदी बिखरे हुए हैं और दूसरा रास्ता जिस पर घना अंधेरा छाया हुआ है। तुम किस रास्ते पर जाना पसंद करोगे? आमतौर पर इस प्रश्न के उत्तर में लोग सोने चांदी वाले रास्ते को चुनते हैं। मुझे थोड़ा अलग करना चाहिए। मैं अंधेरे घने रास्ते चुनता हूँ। मैं इसी रास्ते की ओर बढ़ना पसंद करूंगा। हाँ ठीक है, अगर तुमने अंधेरे का रास्ता चुन लिया है तो तुम्हें रास्ते में आगे जाना होगा। ये रास्ता तुम्हें रानी फूलमती की महल की ओर ले जाएगी। तभी अनिरुद्ध देखता है कि उसके सामने एक रास्ता बन गया है जो कि बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ है। अनिरुद्ध उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। अरे ये कैसी आवाज आ रही है? शायद कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। लगता है यहाँ पर और भी मनुष्य है। मुझे उनकी आवाज को सुनकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ
अनिरुद्ध उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिस और लोग मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। थोड़ी देर में वह एक जेल के सामने पहुंच जाता है। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, ये रानी फूलमती जेल में है, उनसे हम सबको यहाँ पर कैद करवा दिया, हमारी मदद करो। अरे आप सब तो कहीं के राजा और राजकुमार लगते हैं, रानी ने आपको क्यों कैद करवाया? कृपया कर मुझे बताइए, आखिर रानी फूलमती क्या चाहती है? तभी 2 सैनिक आते हैं और अनिरुद्ध को पकड़कर ले जाते हैं। अरे तुम सब कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ रानी फूलमती से मिलने आया हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे सुनो लड़के, रानी फूलमती से मिलना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें इस शर्त को पूरा करना होगा। हाँ। सैनिक अनिरुद्ध को एक खुले मैदान में लेकर जाते हैं, जहाँ पर अनिरुद्ध देखता है कि चिड़ियों के बहुत से दाने बिखरे पड़े हैं। तुम्हें इन चिड़ियों के दानों को चुपकर इकट्ठा करना है और इन्हें गिनकर बताना है कि ये कितने हैं। यदि तुमसे कोई गलती हुई तो निश्चित ही तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। हाँ। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया? इन दानों को गिनने में तो मुझे पूरा जीवन निकल जाएगा। काश रानी फूलमती से विवाह करने के विषय में कभी सोचा ही ना होता। अनिरुद्ध सिर पर हाथ देकर वहीं बैठ जाता है। उसे याद आता है कि चिड़िया ने उससे कहा था कि जब भी उसे मदद की जरूरत हो वह उसे पुकार ले। अनिरुद्ध आवाज देकर चिड़िया को बुलाता है। थोड़ी देर में चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। देखो चिड़िया रानी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मुझे इस मैदान में बिखरे हुए सारे दानों को इकट्ठा करना है और इन्हें गिनकर रानी को बताना है कि कितने हैं। तुम चिंता मत करो मित्र, ये काम बहुत आसान है। तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मैं अपनी और भी मित्रों को बुलाकर लाती हूँ, हम सब मिलकर तुम्हारा काम खत्म कर देंगे। थोड़ी ही देर में चिड़िया जंगल से अपने दूसरे चिड़िया दोस्तों को लेकर आती है और सभी मिलकर दाने इकट्ठा कर देते हैं। साथ ही उनकी संख्या भी अनिरुद्ध को बता देते हैं। देखो, हमने सारे दाने इकट्ठा कर दिए हैं। अब तुम रानी के पास जा सकते हो, तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब रानी मुझे इन दानों की संख्या पूछेगी तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? तुम तो जानती हो, अगर कार्य असफल रहा तो निश्चित ही मुझे कैद हो जाएगा। अरे, इसका उत्तर मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो कहती हूँ तुम वही जाकर कह देना। चिड़िया अनिरुद्ध के कान में कुछ कहती है। हाँ, ये तो तुमने बहुत ही सरल उपाय बताया चिड़िया रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने और तुम्हारे समूह ने आज मेरी बहुत सहायता की। यहाँ इस प्रकार अनिरुद्ध का काम पूरा करके चिड़िया अपने मित्रों के साथ वहाँ से उड़ जाती है। तभी सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं। सैनिक देखते हैं कि दानों का ढेर लगा हुआ है। अरे इतनी जल्दी समाप्त कर दिया काम, ये तो कोई साधारण युवक नहीं लगता, निश्चित ही इसके पास कोई शक्ति है। तुमने इतनी जल्दी इन दानों को कैसे गिना? जल्दी से हमें इनकी संख्या बताओ, बताओ। अरे इन चिड़िया के दानों की संख्या इतनी है जितनी रानी फूलमती के सिर में बाल। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाओ और रानी से पूछ लो कि उनके सर पर कितने बाल हैं। अरे तुम तो बहुत चतुर हो, लगता है इस बार रानी अपनी शर्त हारने वाली है। तुमने अपना पहला कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया मित्र। हाँ। अनिरुद्ध को रानी फूलमती के पास ले जाया जाता है। अनिरुद्ध देखता है कि रानी फूलमती एक सुंदर से सिंहासन पर बैठी हुई है।
युवक, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हूँ। अभी तक तुमने मेरी दी गई सारी शर्तों को पूरा किया है, लेकिन अब बारी है मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की। उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। रानी फूलमती अनिरुद्ध को कहानी सुनाना शुरू करती हैं। एक नगर में 4 मित्र थे, एक मूर्तिकार, एक दर्जी, एक सुनार और एक ब्राह्मण। चारों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। वह हर जगह साथ जाते थे। एक बार चारों मित्रों ने निर्णय लिया कि वे धन कमाने के लिए दूसरे नगर को जाएंगे। मित्रों, अब हमारे छोटे गांव में कोई कार्य नहीं बचा। हमें दूसरे देश जाकर अपनी आजीविका के लिए मेहनत करनी चाहिए। इसलिए मेरा विचार है कि हम चारों अब पास के सुंदरवन नगर में चलते हैं। हाँ। अरे ये तुम क्या कहते हो मित्र? लेकिन सुंदरवन नगर को पार करने से पहले जो घना जंगल आता है उसे तो पार करना होगा। यदि हम जंगल को पार करने में सफल हो गए तो निश्चित ही हम एक ऐसे नगर में पहुंच जाएंगे जहां हम अधिक धन कमा सकेंगे। हाँ। अरे मित्रों, अभी सुंदरवन नगर बहुत दूर है। हमें रात्रि में इसी जंगल में रुक जाना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर बहुत खतरा है यहाँ। अगर हम आगे बढ़े तो हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई जानवर हमला कर दे। हाँ। अरे हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो मित्र, किंतु हम चारों का एक साथ सो जाना ठीक नहीं है। यदि हम थोड़े थोड़े समय पर जागकर पहरा दे तो सभी सुरक्षित रहेंगे और इस प्रकार हमारी रात्रि भी कट जाएगी। हाँ। इस प्रकार चारों मित्रों ने निर्णय लिया और सबसे पहले पर मूर्तिकार को बिठाया गया। बाकी तीनों मित्र आराम से सो रहे थे और मूर्तिकार जागकर समय बिता रहा था। हाँ, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे नींद ना आए और जल्दी से समय भी कट जाए। तभी मूर्तिकार की नजर मिट्टी के ढेर पर पड़ती है। क्यों ना मैं मिट्टी के ढेर से एक सुंदर मूर्ति तैयार कर लूं। मेरा समय भी कट जाएगा और कलाकारी भी हो जाएगी। हाँ। इस प्रकार वह मूर्तिकार मिट्टी के ढेर से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है। मूर्तिकार के पहरे का समय समाप्त हो जाता है। उसके बाद दर्जी के पहरे का समय शुरू होता है। अरे मुझे तो नींद आने लगी है। कोई ऐसा कार्य ढूंढना चाहिए जिससे मेरा समय कट सके और नींद भी ना आए। हाँ। तभी दर्जी की नजर उस मूर्ति पर पड़ती है। अरे वाह, इतनी सुंदर मूर्ति! इस मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए ताकि इसकी शोभा और बढ़ जाए। हाँ। दर्जी अपने झोले से कपड़े और सुई धागे निकालता है। थोड़ी देर में वह मूर्ति के लिए एक सुंदर वस्त्र तैयार कर देता है और मूर्ति को पहना देता है। हाँ, अब देखो इस मिट्टी की मूर्ति की शोभा कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। इतने में सुनार उठ खड़ा होता है। अरे दर्जी भाई, तुम तो सो जाओ। पहरा देने का समय समाप्त हो चुका है। अब मेरी बारी है। हाँ। दर्जी के बाद सुनार पहरा देने के लिए आता है। जब अपने सामने एक मूर्ति को सुंदर वस्त्रों में देखता है तब वह सोचता है, अरे इतनी सुंदर मूर्ति और इतने अच्छे वस्त्र पहने हैं, लेकिन गहनों के बिना ये मूर्ति अधूरी है। मुझे इस मूर्ति को पूरा करना चाहिए। हाँ। सुनार भी अपने काम में लग जाता है और मूर्ति के लिए सुंदर गहने तैयार करके उसे पहना देता है। उसके पहरे का समय समाप्त होता है और अंत में ब्राह्मण पहरा देने के लिए आता है। अरे वाह, इतनी सुंदर मूर्ति है। इसके वस्त्र और गहने भी इतने सुंदर है, किंतु प्राणों के बिना ये मूर्ति अधूरी है। मुझे अपने विद्या का प्रयोग करके इस मूर्ति में प्राण डाल देना चाहिए। हाँ। ब्राह्मण अपनी विद्या का प्रयोग करता है और वह मूर्ति में प्राण डाल देता है। मूर्ति एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाती है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और मूर्तिकार, दर्जी और सुनार आते हैं। ये देखो, ये सुंदर स्त्री मेरी पत्नी बनेगी। मैंने अपनी विद्या से इसमें अब प्राण दिए हैं। हाँ।
अरे नहीं मित्र, तुम गलत कह रहे हो। मूर्ति बनाने का कार्य तो मैंने किया था, इसलिए ये सुंदर कन्या मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। हाँ। अरे किंतु ये अपने वस्त्रों के कारण सुंदर लग रही है, इसे सुंदर और सुशोभित करने का काम मैंने किया है, तभी एक रानी के रूप में आपके सामने खड़ी है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। हाँ। अरे किंतु गहनों के बिना क्या कोई रानी लग सकती है? इसका श्रृंगार तो मैंने किया है, इसलिए ये मेरी पत्नी बनेगी, इस पर मेरा अधिकार है। इस प्रकार चारों मित्र आपस में उस सुंदर कन्या के लिए लड़ाई करने लगे। बताओ युवक, उसे कन्या पर किसका अधिकार होगा? वह किसकी पत्नी बनेगी? रानी, उस कन्या पर सुनार का अधिकार है, क्योंकि स्त्री का श्रृंगार उसका पति कर सकता है, इसलिए उन चारों में सुनार को उसकी पति बनने का अधिकार मिलना चाहिए। हाँ। रानी आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी उसने अनिरुद्ध को अपनी बातों में बहलाने के लिए उससे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। किंतु ब्राह्मण ने मूर्ति में प्राण डाले हैं, तो उस कन्या पर ब्राह्मण का अधिकार है, तुम इस प्रकार कैसे सुनार को वो अधिकार दे सकते हो? रानी, उस कन्या पर सुनार का अधिकार है, क्योंकि स्त्री का श्रृंगार उसका पति कर सकता है, इसलिए उन चारों में सुनार को उसकी पति बनने का अधिकार मिलना चाहिए। हाँ। रानी समझ चुकी थी कि अनिरुद्ध ही वह बहादुर और साहसी युवक है जो उससे विवाह करने के योग्य है। रानी फूलमती और अनिरुद्ध का विवाह हो जाता है। साथ ही रानी उन सभी राजाओं और राजकुमारों को छोड़ देती है जो उनकी कैद में होते हैं। अनिरुद्ध रानी को लेकर अपने घर जाता है। देखो भाभी, आपने कहा था रानी फूलमती मेरा घर संवारेगी, ले आया हूँ रानी फूलमती को अपने साथ। हाँ।